किरण राजपूत। नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रही हूँ वो एक मायानाज डॉक्टर भी हैं और सिंध सोशल सिक्योरिटी के दूसरे बड़े हॉस्पिटल लांडी के एमएस भी हैं। तो आज यहाँ पे डायबिटिक की वॉक भी हुई थी, उस हवाले से ही हम सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं और बाकी तफसीलात बताएंगे डॉक्टर आज़म सुलैही साहब। जी आज़म साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जी। शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो डायबिटिक की वॉक हुई है उसकी किस सिलसिले में हुई थी और क्या मकासद हैं उसके करवाने के, और कितने बजे शुरू हुई थी और कितने लोगों को आपने जो है इसके अंदर शामिल किया था? जी किरण, हमारे यहाँ वैसे तो हम हर वीकली एक जो है वो किसी ना किसी एक टॉपिक पे एक लेक्चर करवाते हैं, जो कि हर फ्राइडे को सुबह 8:15 से लेकर 9:30 बजे तक 9 बजे तक चलता है। तो आज क्योंकि 14 नवंबर है और डायबिटीज़ का दिन, आलमी डायबिटीज़ का दिन मनाया जाता है, तो हमने भी अपने हॉस्पिटल में एक डायबिटीज़ डे बनाया, जिस पे हमने डायबिटीज़ पे पहले हमारी डॉक्टर जो डॉक्टर फ़ाकिहा, जो हमारी स्पेशलिस्ट है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, उन्होंने इस पे एक लेक्चर दिया, जिसको तकरीबन हमारे 50 के करीब डॉक्टर्स ने उसको अटेंड किया। तो पहले सब लोगों ने वो लेक्चर अटेंड किया और डायबिटीज़ के हवाले से डॉक्टर साहब ने डायबिटीज़ की उसके बारे में कि उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से दवाइयाँ लेनी है, वो हमारे डॉक्टर्स को बताया। और फिर हमने एक वॉक जो है वो मेल मेडिकल वार्ड से आईसीयू से लेके तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक जो है ना वो इसकी आगाही के लिए, डायबिटीज़ की आगाही के लिए हमने एक वॉक की। जी आज़म सुलैरी साहब, ये बताइएगा कि अभी वलीका हॉस्पिटल से लांडी ट्रांसफ़र हुए आपको 4 महीने हुए हैं, बहुत कलील टाइम है, लेकिन आप माशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करके आए हैं, काम करवा के आए हैं, अवार्ड्स बनवा के आए हैं। तो सर, लांडी में अभी इतने टाइम पीरियड में आपने कौन कौन से ऐसे काम करवाए हैं जो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत का भी बाइस बने हैं? दूसरा ये कि यहाँ पे क्या उनके लिए आसानियाँ आपने की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं यहाँ आया हूँ लांडी हॉस्पिटल में, एक तो अल्लाह का शुक्र है कुछ हमें स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट हो गई, तो हमारे पास रेडियोलॉजी में डॉक्टर्स आ गए, मेडिकल में आ गए, सर्जरी में आ गए, इसी तरह जो है वो गायनी में नए डॉक्टर्स आ गए। तो उनकी वजह से हमारा जो है वो वर्क लोड भी बढ़ गया। तो वर्क लोड बढ़ने के साथ साथ उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने जैसे एक ऑपरेशन थिएटर गायनी का हमने एक बढ़ा दिया, सिर्फ स्पेसिफिक गायनी के लिए। इसके अलावा रेडियोलॉजी में हमने जो बहुत सारे केसेस हमारे बाहर जाते थे, जो केसेस यहाँ हो सकते थे और वो पहले नहीं होते थे, वो हमारे यहाँ होना शुरू हो गए। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एक प्रोसेस होता है, वो हमने यहाँ शुरू कर दिया। एक पेकटेल एक ऑपरेशन होता है, वो पहले नहीं होता था, वो यहाँ पे शुरू कर दिया। और अल्ट्रासाउंड की जो जदीद सहूलियात हैं वो मुयसर कर दी, क्योंकि हमारे पास पहले FCPS डॉक्टर नहीं थे, तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 FCPS रेडियोलॉजिस्ट आ गए। तो वो सारी जो चीज़ें, रेडियोलॉजी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। मेडिसिन में हमारे पास 2 स्पेशलिस्ट हो गए हैं, तो उनके आने से जो है वो हमारा हॉस्पिटल में जो केसेस बाहर जाते थे वो जाना बंद हो गए। सर्जरी हमने जो है ना वो एक नई टेक्निक्स के साथ सर्जरीज़ कराना शुरू कर दी हैं। तो इसी तरह से हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट आ गई हैं, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की हैं। इसके अलावा हमने जो है वो रेनोवेशन का वर्क किया है। ये हमारे फाउंटेन्स बहुत अरसे से ख़राब पड़े हुए थे, हमने वो फाउंटेन्स बनाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन को हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव किया है, जितनी, क्योंकि आजकल जो सारी मेडिसिन हमारी जो फॉर्मूलरी है इस दफ़ा वो भी बहुत अच्छी बनी है, और हमने कोशिश की है कि फॉर्मूलरी के अंदर रहते हुए अपना काम करें। जब कहीं हमें फॉर्मूलरी वाले, क्योंकि आए रोज़ रेट्स बढ़ते रहते हैं, तो वो उन्होंने पुराने रेट्स पे क्योंकि दवाइयाँ दी होती हैं, तो वो कुछ दवाइयाँ वो कभी हमें नहीं दे पाते, तो वो फिर हम बाहर से भी मंगवाते हैं, लेकिन वो भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छी नेशनल या मल्टीनेशनल दवाइयाँ मंगवाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे स्टोर को भी अगर आप विज़िट करें तो आपको वहाँ पे 80 से 90% ऐसी दवाइयाँ मिलेंगी जो किसी भी अच्छे स्टोर में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहैसियत मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, आप क्या समझते हैं कि आप यहाँ पे एक ज़िम्मेदार सीट पर बैठे हैं? कहने को तो दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं और इम्पोर्टेड हैं, पेशेंट भी मुतमईन है और अच्छे तरीके से आप उसको प्रोवाइड भी करें। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो बदनामी आती है और नाम ख़राब होता है हॉस्पिटल का,
मेडिसिन के ऊपर ही होता है, क्या वजह होती है? आप क्या समझते हैं कि मेडिसिन को लेकर लोग इतने सेंसिटिव क्यों हैं? अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जो फॉर्मूलरी जो हमारे यहाँ मुरतब की जाती है, तो वो किसी स्पेसिफ़िक कंपनी के नाम से नहीं होती। उसमें वो उसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उसके हिसाब से फार्मूलरी मुरतब की जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई पेशेंट अगर बाहर जाता है, तो वो उसको सेफ्सपैन दवाई लिख दी जाती है। सेफ्सपैन एक कंपनी सेफ्सपैन बनाती है। इसके अलावा उसके अंदर जो दवाई है वो सेफेक्जीम है। सेफेक्जीम बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। हमारे पास वो दवाई अब आईसीआई कंपनी की आती है, तो वो आईसीआई भी एक अच्छा नाम है उसका। हमारे पास बच्चों के लिए सेफिगेट, अब जो है ना वो सेफेक्जीम में सेफिगेट सिरप आता है, और वो उसको सेफिक जो है गेट्स कंपनी बनाती है। इसी तरह हमारे पास गेट्स का राइजेक की जो है ना वो कैप्सूल आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो, मतलब जो पेशेंट को जो 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 वो चाहता ही है कि वो अपनी मर्ज़ी की दवाई चाहता है। वो चाहता है कि जो दवाई मुझे जिस नाम से लिख के दे दी जाएगी है, मुझे उसी नाम से मिलनी चाहिए, जो कि हमारे लिए कभी कभार, बल्कि हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है कि हम जो हमारी रिकग्नाइज या हमारी जो फॉर्मूलरी जो हमें दी गई फॉर्मूलरी है, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो लोगों को जो मसला होता है, जो ये ज़्यादा जो जिस पे बात होती है, वो ये होती है कि हमें वो वाली दवाई दी जाए जो हम बाहर से लिखवा के आएँ। तो हम वो बाहर वाली दवाई प्रोवाइड हर मरीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूलरी है, हम फॉर्मूलरी के अंदर कोशिश करते हैं कि रहते हुए वो पेशेंट की वही दवाई, वही फार्मूला उसको उस नाम से जो हमें हमारी फॉर्मूलरी ने दिया है, वो उसको प्रोवाइड करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पेशेंट को उसकी बीमारी के इलाज के हवाले से जो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं, उनकी मिकदार कितनी होती है या कितने टाइम के लिए होता है? क्योंकि ये आम तबके के जो मरीज़ हैं उनको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक तो ये बताइएगा, दूसरा ये कि जो इलाज के लिए या दवाइयों के लिए जो रेकमेंड चीज़ें की जाती हैं, आप उस प्रोसीजर से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो दवाइयाँ जो हमारे पास, क्योंकि हमारा जो है वो रेफरल हॉस्पिटल है, हमारे पास डिस्पेंसरीज से पेशेंट रेफ़र होके हॉस्पिटल में आते हैं। तो हॉस्पिटल में ज़्यादातर तो वो मरीज़ आते हैं जिनको आना चाहिए, वो कि जिनकी कोई स्पेसिफ़िक इलाज होना है, जिनका कोई ऑपरेशन होना है, या जिनको किसी स्पेसिफ़िक बीमारी के लिए दवाई चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन के लिए आते हैं, डायबिटीज़ के लिए आते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के लिए आते हैं, गायनी के लिए के जो पेशेंट हैं वो गायनी की सर्जरीज़ के लिए आते हैं, या सर्जिकल प्रोसीजर जो हमने करवाने होते हैं, या फिर ऑर्थोपेडिक में जिनको सर्जरीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में आना चाहिए सेसी के हिसाब से। तो उन पेशेंट्स को जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो सर्जरी उनको रिक्वायर्ड होती है, और उसके अलावा जो मेडिसिन उनको रिक्वायर्ड होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और जो जो सर्जरी से पहले जो इन्वेस्टिगेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीटी स्कैन है, तो सीटी स्कैन के लिए हम पेशेंट को हम भेजते हैं वली का हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ हमारा बहुत अच्छा सीटी स्कैन लगा हुआ है, तो वो हम वहाँ से करवाते हैं। रेडियोलॉजी की ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टिगेशन हम लोग खुद करते हैं, वो हमारे यहाँ हो जाती है। जो नहीं होती तो वो हमने स्पेसिफिक 1-2 जगह हैं जहाँ से हम वो करवा लेते हैं। अगर कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमारा जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं, वहाँ से नहीं होता, तो हम वो टेस्ट गाँव से भी करवा लेते हैं। अगर आगा खान से ज़रूरत पड़ती है तो आगा खान से भी करवा लेते हैं, और उसका फिर हम रीइम्बर्स करवा देते हैं। तो वो पेशेंट को जो उसका एक पैनी, कोई भी पेशेंट जो सोशल सिक्योरिटी में आता है, उसका एक पैनी भी खर्च नहीं होता, उसको अलिफ से लेके ये तक हर चीज़ हॉस्पिटल या इदारा मुहैया करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डेली बेसिस पे जो ओपीडी होती है उसमें कितने पेशेंट आ जाते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पिछले महीनों में, ख़ास तौर पे जब से ये डेंगू का सीज़न शुरू हुआ है, तो हमारी ओपीडी जो है वो तकरीबन 1000 से भी बढ़ गई थी। 1100 पेशेंट पे हम लोग डेली आ गए थे, जिसमें ख़ास तौर पे मेडिसिन और पीड्स में जो है वो ये पेशेंट की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी। तो अब भी तकरीबन 800 से 900 पेशेंट डेली हमारी मुख्तलिफ़ ओपीडीज़ में लोग आते हैं, और वो रोज़ यहाँ से दवाई टेस्ट वगैरह करवा के जाते हैं। सब कोविड जो है वो ख़त्म तो हो गया लेकिन पूरी तरह नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं उसकी जो बाकियात हैं वो मौजूद हैं। अब डेंगू ने सर उठा लिया है, तो डेंगू के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं?
अच्छा, जैसे कोविड एक बीमारी थी, वो तो ये था कि एक से दूसरे को लग जाती थी, तो उसके लिए तो वो प्रिकॉशंस किए जाते थे कि वो जो हैं मास्क वगैरह पहने जाएं, सारा कुछ हैंड सैनिटाइज वगैरह किया जाए, तो वो तो हो रहा था। अब डेंगू के लिए ये है कि हमने जो है वो मॉस्किटो किड्स लोगों को मॉस्किटो जालियाँ वो वार्ड्स में प्रोवाइड की हैं। अलग कोशिश की थी कि जिन दिनों ये ज़्यादा एक्टिव था तो हमने वो वार्ड भी अलग कर दिए थे। तो अब चूँकि कंपैरेटिवली वो आहिस्ता आहिस्ता डेंगू कम हो गया हमारे, क्योंकि हमें तो रोज़ाना के हिसाब से पता चलता है कि कितने लोगों को डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, कितने लोगों को पॉजिटिव नहीं आ रहा, और इसी लिहाज से पेशेंट की एडमिशन भी हम करते थे। तो वो जो चीज़ें वो हो रही थी वो उसके लिए हमने ये प्रिकॉशनरी तौर पे जो है वो, अगर कुछ मेडिसिन भी देना पड़ती थी तो हम डॉक्टर्स को ये कहते थे कि पहले से प्रिकॉशन के तौर पर अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो दे दें। बाकी वार्ड्स में हमने मॉस्कीटो नेट्स लगा दिए थे, और इसी तरह से बाकी जो पेशेंट दाखिल होते थे उनका हम पूरी मैनेजमेंट करते थे, और डेली उनके रोज़ के बेसिस पे टेस्ट करते थे। जैसे जैसे अगर प्लेटलेट्स कम हैं तो हम उनको रोज़ाना करते थे, टेस्ट उनके रोज़ाना करते थे, और अगर अगर वो 30-40 हज़ार से ज़्यादा हैं तो फिर हम 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद उनको दोबारा फॉलो अप पे रख के फिर उनका इलाज करते हैं। जबकि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट लांडी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अपनी मौजूदगी में लांडी हॉस्पिटल को और मज़ीद किन चीज़ों की, किन वार्ड्स की, किन यूनिट्स की यहाँ पे ज़रूरत है जो पेशेंट्स के बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं? दूसरा ये कि आप हॉस्पिटल के लिए कौन सा ऐसा काम करना चाहते हैं जो याद रखा जाए? हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि हस्पताल में एक तो ये कि हमारे पास अब डॉक्टर्स आ गए हैं सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिन्होंने FCPS किया हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा अस्पताल FCPS की जो ट्रेनिंग है उसके लिए रिकग्नाइज़ हो जाए, तो हमारे पास ट्रेनी डॉक्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। उससे जो है ना हमारा वर्क लोड कम होगा और हमारे वर्क में एक एफिशिएंसी आ जाएगी। दूसरा मैं चाहूँगा कि यहाँ MRI और CT स्कैन होना चाहिए। एक पेशेंट को जाना पड़ता है यहाँ से वलीका अस्पताल या MRI के लिए किसी और जगह जाना पड़ता है तो वो ना जाना पड़े। ठीक है, हमारे पास रेडियोलॉजी, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट हमें अवेलेबल हो गए तो हमारे सारे काम यहाँ पे होने चाहिए। हमारा पीड्स का डिपार्टमेंट जो है वो, उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ एक NICU का पूरा एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए, जो कि हमारे पूरे सोशल सिक्योरिटी में उस लेवल का नहीं है कि सिर्फ बच्चों के छोटे से छोटे एक दिन से लेके तो 1 महीने तक के बच्चों के लिए जो यूनिट बनता है वो बने, और हमारे पास उस लिहाज से न्यूरोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है वो मुहैया किया जाए। तो ये 2-4 काम है जो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ कर जाएं, तो इन लोगों का भी भला होगा, और लोग अगर हम कर सके तो हमें भी लोग याद रखेंगे। लांडी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और कंसल्टेंट की कितनी तादाद है? हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, सिवाय एक आध डिपार्टमेंट के जहाँ एक कंसल्टेंट नहीं है, पैथोलॉजी में नहीं है, बाकी तकरीबन बाकी सब तकरीबन हो गए हैं। RMOs की कमी है अभी, वो जो कि हमारी तकरीबन अभी भी इस वक्त 44 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें कभी भी कुछ कम है, 24 के करीब काम कर रहे हैं। और लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी RMOs की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जाए, और अल्लाह करे अब ये जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अल्लाह करे वो जो ऐड आई है उसके बाद जो इंटरव्यू हो जाए तो हमें पैरामेडिक और RMOs, हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पैरामेडिक्स की है, जिसमें नर्सेज और स्टाफ नर्स है। सबसे ज़्यादा जो इशू है वो इन लोगों का है, क्योंकि डॉक्टर्स तो हमारे पास अब कंसल्टेंट्स आ गए हैं, अगर अल्लाह करे RMOs भी आ जाए तो उस जो वो ऑर्डर देते हैं उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें स्टाफ नर्सेज और मेल स्टाफ नर्सेज और टेक्नीशियंस, टेक्नीशियंस हमें हर डिपार्टमेंट में चाहिए। पीड्स टेक्नीशियन चाहिए, हमें OT टेक्नीशियंस चाहिए, हमें अगर हम एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उसके लिए हमें टेक्नीशियन चाहिए, फेको टेक्नीशियन चाहिए। तो अल्लाह करे ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो हमारा अस्पताल इंशाल्लाह शहर के अच्छे अच्छे अस्पतालों में शुमार हो जाएगा इंशाल्लाह। सिंध सोशल सिक्योरिटी के दो बड़े हॉस्पिटल, नामवर हॉस्पिटल, वलीका हॉस्पिटल और लांडी हॉस्पिटल, इन दोनों में बहैसियत मेडिकल सुपरिटेंडेंट लांडी आप क्या कंपैरिजन देखते हैं? एक्चुअली दोनों में पेशेंट्स तो एक ही जैसे आते हैं, दोनों में एक ही तरह की डिजीज़ हैं, एक ही तरह के लोगों से आलमोस्ट हमारा वास्ता पड़ता है। वलीका हॉस्पिटल
नो शहर के अंदर है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे जो काम का जो तरीक़ाकार है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है। अल्लाह करे वहाँ पे नर्सिंग स्कूल भी है, तो वो नर्सेज उनको मिल जाती हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स है वो कंपैरेटिवली वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे वो चीज़ें सारी प्रोवाइड हो जाएं तो हम इंशाल्लाह वलीका अस्पताल से भी बेहतर काम यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे कौन से काम, ऐसी कौन सी मशीनरी जो वलीका में लगाई गई है या वहाँ पे पहले से थी, अब लांडी में होनी चाहिए, आपकी क्या ख्वाहिश है? मेन तो यही है कि जैसे हमारे यहाँ ये जो है सीटी स्कैन लग जाए और एमआरआई लग जाए, तो एमआरआई तो वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे लग जाए तो एमआरआई और सीटी स्कैन के साथ जो है वो हमारा जो रेफरल है वो, और पीसीआर है ये जो इसके लिए हेपेटाइटिस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, तो हमें इसके लिए भी पेशेंट को वहाँ भेजना पड़ता है। तो ये अगर हो जाए तो हमें ये भी हमारे पेशेंट के लिए तो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। बहैसियत मेडिकल सुपरिटेंडेंट लांडी, गरीब मेहनतकश मज़दूरों की फैमिली के लिए, मरीज़ों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी सबसे पहले तो ये जितने भी लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, मैं चाहूँगा, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लोग अपने आप को अपने जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे वो काम करते हैं आपको अपने आप को सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड करवाएं। बग़ैर रजिस्टर्ड हुए उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जब वो रजिस्टर्ड हों और वो ये देखें कि उनकी पर मंथ की जो जो पर मंथ जो कटौती होती है उनकी वो आया हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल हमने ऑनलाइन जो है वो लोगों को चेक करना शुरू कर दिया है कि किन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले तो अपना कंट्रीब्यूशन चेक कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हों, तो हम उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। हॉस्पिटल 24 घंटे खुला होता है, 24 घंटे एमरजेंसी खुली होती है। हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी खिदमत हमारे पास पॉसिबल है ज़रूर करें, और हम करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, तो आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट लांडी डॉक्टर आज़म सुलहरी साहब के जवाब सुने, और हमने जो इनसे हॉस्पिटल के मामलात के हवाले से, यहाँ के मरीज़ों के हवाले से, यहाँ के इलाज के हवाले से जो सवालात किए, इन्होंने तसल्ली बख्श और तफसीली हमें जवाब दिए। अब हम इनके साथ मेडिकल स्टोर का विज़िट करने जा रहे हैं, तो आइए नाज़रीन आपको भी दिखाते हैं कि लांडी हॉस्पिटल का मेडिकल स्टोर कैसा है, यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं और मरीज़ इससे किस हद तक मुतमईन है। जी नाज़रीन। नाजरीन, तो हम लांडी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में आए हैं। सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ हैं और डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ हैं, और मेडिकल स्टोर में जो इंचार्ज हैं उनसे हम पूछ लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं प्रोवाइड की जा रही हैं और किस किस नाम से क्या क्या है। जी, हमारे पास जो है टेंडर हुआ हमारा 2020 और 22 और 23 का, उसमें जो है उसका कंपनी की नॉर्मल सलाइन वगैरह 100% जो है हमारे पास जो है टेंडर में जो हुए हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी है। उसका ये हम आपको पहले ये दिखाते हैं कि उसका नॉर्मल सलाइन है, ये प्ले बोतल में आता है, इसीलिए बाकी का जी हाँ ड्रिप्स है सब हमारे पास यही ओशो को कंपनी की आई है। टेंडर में यही हम मंगवाते हैं, यही यूज़ करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी है आइटम, आप चलें। ये बेटिनल सिरप है, ये भी हाँ बेटिनल, ये भी बेरेट का है, ये भी माने ये भी हमारे पास ये भी ब्रांडेड कंपनी है। हाँ ब्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनी है, उसी से आगे इसका क्या रेशियो है? मतलब मरीज लेना चाहते हैं ये दवा? मरीज़ है हमारे कंसल्टेंट जो है वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी हिसाब से जो है ये मल्टीनेशनल उन्होंने
टेंडर किया था तो उसमें सब थे। और उसके बाद ये है एंटी डायरियल के लिए होती है कोलिक सिरप, उसमें ये जिंक जो है हमारे पास ये भी बेरेट कंपनी का है। ये रेजेक्स सिरप है, ये भी एजीपी कंपनी का है, ये भी मल्टीनेशनल है, ये भी हमारे कंसल्टेंट है, एंटी एलर्जिक होता है। और ये भी है नेलेस्टेड ड्रॉप है। पेशेंट में इन मेडिसिन की डिमांड्स है, वो चाहते बिल्कुल हैं है, हमें बिल्कुल चाहते हो, जो हमारे कंसल्टेंट प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं हम उनको यही प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो स्टोर है सब स्टोर वहाँ से यही मिलता है, ओपीडी में यही होता है, यही हम चलाते हैं। उसकी भी आप ठीक है। उसके बाद ये भी है क्लेंडामाइसिन जेल है, ये भी हमारे जो ठीक है। उसके अलावा ये किस काम आती है? ये जो है जल्द के लिए है, स्किन के लिए होती है, उसके लिए है। देखो उसके बाद सिट्राल का सिरप है, ये यूटीआई में होती है, ये भी हमारे पास है, ये भी सीसीएल कंपनी का है, आईसीएल। डॉक्टर ये साहब भी आप बताइएगा, आप तो मतलब सेटिस्फाई हैं इन ये देखें, दवाइयों से? अब क्योंकि देखें, कहीं जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर रेकमेंड नहीं करते पेशेंट। अब ये जो सिट्राल का दवाई है, ये वन ऑफ दी जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है, या जब सबसे ज़्यादा लिखी जाती है, जो हमारे डॉक्टर्स लिखते हैं, वो यही दवाई है। ठीक है, ये हम ये उनको किस बीमारी की? ये यूटीआई में देते हैं, जब पेशाब में जो जलन वगैरह होती है तो उसके साथ ये पिलाते हैं पानी में डाल के, इसके 2-3 चम्मच आधे गिलास पानी में डाल के, तो वो देते हैं। तो ये सबसे अच्छी वन ऑफ द बेस्ट दवाई है जो अभी दी जाती है उसमें। अच्छा भूपत साहब, ये बताइएगा जो मेजर्स बीमारी हैं जैसे कैंसर हो गया या जिगर का हो गया, या उस इलाज के हवाले से जो मेजर मेडिसिन में जो कैंसर का जो है ना, कैंसर का हमारा सेंटर नहीं है, कैंसर के लिए जो है वलीका हमारा जो है वहाँ से वो वली, क्योंकि कैंसर का इलाज उसका बजट भी वलीका अस्पताल में ही है, तो उसकी दवाइयाँ तो वहाँ से मिलती है। अब ये देखिए, ज़्यादातर यहाँ पे जो है किस चीज़ की है मेडिसिन वगैरह? मेडिसिन हमारे पास माना डायबिटिक के है, हर मर्ज की दवाई यहाँ पे मौजूद है, अलावा कैंसर के अलावा। कैंसर क्योंकि पेशेंट डॉक्टर भी वहीं पे बैठते हैं और दवाइयाँ भी वहीं से, उसका बजट भी वलीका अस्पताल के पास ही है, तो वो सारी दवाइयाँ वहीं से मिलती हैं। अब ये देखें, ये एम क्लेव है, जैसे हमारे पास आमतौर पे इसके बदले में ऑगमेंटन होता है, तो ऑगमेंटन दूसरी कंपनी का, ये जो है ना हमारे पास टेंडर का है, और ये गेट्स फार्मा का है, और ये इस तरह से ये देखें, ये वायमॉक्स है, ये भी एक जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका है। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने अपने इंटरव्यू में बताया जी। कि मरीज़ों को जो है कंटिन्यू मेडिसिन मिलती रहती है, अगर दूसरी ब्रांड की दवा आ जाए तो वहाँ पे वो एतराज़ करते हैं, तो उनको मुतमईन कैसे किया जाता है? देखें, हम पाबंद हैं फार्मूला के मुताबिक दवाई देने के। ठीक है, जैसे ये दवाई सिनॉक्सिन है, इसके अंदर जो दवाई है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है, ये हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास जो मंजूर हुआ है टेंडर में, वो ये चीज़ है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, और जो टेंडर में दवाई, और क्योंकि ये सिरल की मंजूर हुई है, तो सिरल भी एक आप समझें कि वन ऑफ दी बेटर कंपनीज़ में, वन ऑफ दी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उसकी दवाई है, ये सिरल कंपनी है। ये वायमॉक्स है, ये देखें, तो ये जो है, ये भी हमारे पास बहुत अच्छी कंपनी है, उसकी दवाई है। तो जो इस दफ़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर भी बहुत अच्छा हुआ है, और अगर हम टेंडर को फॉलो कर रहे हैं तो हम मरीज़ों को बहुत अच्छी दवाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, स्टॉक में अगर कोई कमी पेशी हो जाती है, कोई देरी हो जाती है, तो उसके सद्देबाब के लिए क्या करते हैं? देखिए, हम कोशिश तो करते हैं कि हम जो है वो अपने पास 15 दिन तक का पूरा स्टॉक हमारे पास पहले से मौजूद होना चाहिए, तो बल्कि उससे भी ज़्यादा महीने का स्टॉक हमारे पास मौजूद होता है आमतौर पे हमारा। ये आप देख रही हैं कि अगर इसको आप घुमाएं तो आपको हर तरफ दवाइयाँ ही दवाइयाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टॉक 15 दिन से लेके महीने तक का स्टॉक हमारे पास मौजूद होता है, और अगर कोई चीज़ हमें कम हो रही होती है तो हम उसी वक्त जो हमारे अप्रूव टेंडर वाले लोग हैं उनसे भी मंगवा लेते हैं। अगर हमें इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है तो फिर हम परचेज़ ऑर्डर पे वो भी मंगवा लेते हैं, जब हमें एमरजेंसी होती है तो वो भी मंगवा लेते हैं हम। तो हम पेशेंट को जो है जब और जिस वक्त जिस दवाई की ज़रूरत होती है, हम एट एनी कॉस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं। बताइए कफ कौन सी है? सिरप है, हाइड्रालिन, ये किस ये काम सिरप आता है? ये भी खांसी का शरबत खांसी है। का ही है। हाँ, तो ये भी हमारे पास मल्टीनेशनल है, इसके ऊपर देखिए एसएससी का मोनोग्राम लगा हुआ है, ये हमारा टेंडर में हुआ था, इसके ये
अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बहुत दफ़ा ज़राए के मुताबिक सुनने में ऐसा आया कि यहाँ से पेशेंट जो है मेडिसिन बड़ी थैलियाँ भर भर के ले जाते हैं और बाहर जाके सेल कर देते हैं, ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, मैं इसमें ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं ऐसा होता, कहीं ना कहीं ऐसा होता भी होगा, क्योंकि हम तो जो पेशेंट हमारे पास आता है हमने उसको दवाई देनी है, तो वो जिस बीमारी के साथ आता है उसकी दवाई उसको दी जाती है। अगर बाहर जाके वो कहीं, वैसे तो हर जो भी हम दवाई देते हैं उसके ऊपर ये लिखा होता है नॉट फॉर सेल, सैसी नॉट फॉर सेल, और तो वो बाहर बिकनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं बिकती है तो उसमें फिर जो लेके जाता है उसका कसूर है कि वो कहीं ना कहीं औने पौने उसको बेच देता है, बजाय उसके कि उसको अच्छा इलाज मिल रहा है वो दवाई का मिस यूज़ करता है। जो इंसुलिन के इंजेक्शन जो लगते हैं, तो ये भी गेट्स फार्मा की दवाई है, ये इंसुलिन, तो ये तकरीबन ये जो है वो 700 750 रुपये का एक इंजेक्शन है, 750 का, जो हम हर जिस मरीज़ को इसकी ज़रूरत होती है, जो हमारे डॉक्टर लिखते हैं, तो हम ये भी प्रोवाइड करते हैं उनको। उसके बाद आप अच्छा भूपत साहब ये बताइएगा कि मेडिसिन के हवाले से यहाँ पे चिलिंग का क्या इंतज़ाम किया गया, मतलब सही आपको लाइट का, फ्रिज का? ये फ्रिज बिल्कुल सब मौजूद है, आपने इसको हाथ लगाया ना, तो आपको ये कैसी लग रही है ऐसी भी कि ये हमारे पास ठंडी है, इसने हमको 30% जितना हम फ्रिज कोशिश कर सकते हैं फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। ये जितनी भी जो दिन दवाइयों को फ्रिज की ज़रूरत होती है, आपने खुद इसको देखा है कि ये फ्रिज के अंदर भी आप मौजूद है। चेक कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपने अपने बोला था हेपाटाइटिस सी का, वो ये हमारे पास ये आती है 10-4B, हेपाटाइटिस बी के लिए है, ये भी है, ये भी गेट्स फार्मा की है, ये CCL कंपनी की हमारे पास आती है, ये हम प्रोवाइड करते हैं। इनके जो भी जितने भी केसेस होते हैं, हमारा हेपाटाइटिस सी का डिपार्टमेंट है, वो उसको PCR वगैरह करा के उसका फाइल मेंटेन करके फिर हम जो है उनको 6 महीने के लिए ये ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मेडिसिन लेने का और देने का प्रोसीजर क्या है, मतलब बड़ी आसानी से मेडिसिन पेशेंट्स को मिल जाती है या कोई भी आता है या एक तरीके कार बनाया? देखिए, हमारा ये जो जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, ये हमारा मेन स्टोर है, मेन मेडिकल स्टोर ये है। जी तो यहाँ से दवाई जो है वो वार्ड्स में और जो हमारा सब स्टोर है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो पेशेंट्स को सब स्टोर से दवाई मिलती है। इस स्टोर से वो जितनी उनकी डिमांड होती है, सब स्टोर वाले वो डिमांड करते हैं, फिर ये दवाई हम सब स्टोर को देते हैं, सब स्टोर वाले फिर आगे पेशेंट्स को देते हैं। इसी तरह जिस वार्ड को दवाई की ज़रूरत होती है, वो हम सुबह सुबह या एक दिन पहले या 2 दिन पहले या हफ्ते की दवाई वो हमसे यहाँ से मेन स्टोर से लेके चले जाते हैं। फिर वो दवाई वहाँ से जिस मरीज़ को जिस बेड पे जिस दवा की ज़रूरत है उनको वो वार्ड वाले प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि कहा यह जाता है कि पेशेंट्स आते हैं, अगर उन्हें जितने दिन की दवा चाहिए होती है तो उतने दिन की दी नहीं जाती, उनको मतलब रोक दिया जाता है, 3 या 4 दिन की देंगे, से ज़्यादा नहीं देंगे। क्या पेशेंट यहाँ पे इस तरह से परेशान है या इस बात में नहीं, कहाँ तक ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, जैसे मैंने आपको अपने इंटरव्यू के दौरान पहले भी बताया था कि यहाँ पे आम तौर पे पेशेंट जो आते हैं वो सर्जरी के लिए और मेजर जो उनकी जो बीमारियाँ हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं, कोई लिवर डिजीज़ हैं, तो जब हमारे पास एक दफ़ा पेशेंट आके डायग्नोज हो जाता है, अगर उसकी कोई सर्जरी है तो हम वो सर्जरी कर देते हैं। अगर उसके बाद उसको दवा की ज़रूरत है तो हम जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं होती तब तक उसको अपने पास से दवाई देते हैं। जब वो डायग्नोज हो जाता है तो उसको 1 वीक की मेडिसिन यहाँ से देते हैं, फिर हम उसको रेफ़र कर देते हैं सर्किल्स में। फिर वो 2 से 3 महीने ऐसे मरीज़ जिन्होंने सारी ज़िंदगी दवा खानी है, जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या जिनको कोई लिवर डिजीज़ की दवाई है, जितने अरसे के लिए उनको चाहिए, तो वो टाइम पीरियड उसके ऊपर लिख दिया जाता है, इतने अरसे के लिए वो दवाई उनको डिस्पेंसरी से मिलती है। फिर वो दोबारा हमारे पास रीविज़िट के लिए आते हैं, तो उनको रीविज़िट करके जो दवाइयाँ उनको दोबारा ज़रूरत होती है वो फिर 1 से 2 हफ्ते की दवाई यहाँ से दी जाती है। फिर वो दवाई हम उनको दोबारा डिस्पेंसरी भेज के, सर्किल भेज के वहाँ से दिलवाते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो मेडिकल स्टोर में दवाइयों का प्रोसीजर और सिलसिला हो गया जिस तरह से दी जाती हैं। ये बताइएगा जो एडमिट होते हैं लांडी हॉस्पिटल में पेशेंट, उनको मतलब वो किस प्रोसीजर के तहत वहाँ पे एडमिट किया जाता है, फिर उनको डिस्चार्ज किया जाता है, ये कितना टाइम उनको मतलब दिया जाता है? देखें, हमारे पास पेशेंट दाखिल होने के 2 तरीके हैं। कुछ तो एमरजेंसी में दाखिल होते हैं, जैसे किसी को कोई भी एमरजेंसी होगी, वो किसी भी टाइम आके, जब वो एमरजेंसी में आके दिखाते हैं तो हमारा जो डॉक्टर जो
वार्ड में डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है, वो उनको देख के दाखिल कर लेता है। अगर दाखिले की ज़रूरत होती है तो दाखिल कर लेते हैं, अगर उस वक्त कोई दवा की ज़रूरत होती है तो वो दवाई उनको वहाँ दे दी जाती है। दूसरे जो पेशेंट हैं जो रूटीन वाले OPDs में आते हैं तो उनको OPDs के थ्रू दाखिल किया जाता है। सर्जरी होनी है तो अगर इलेक्टिव सर्जरी होनी है तो उनको टाइम दिया जाता है, ठीक है। अगर एमरजेंसी की कोई सर्जरी है तो फिर एमरजेंसी में वो सर्जरी कर दी जाती है। वार्ड में दवाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हम इसी के थ्रू, वो वार्ड वाले दवाई यहाँ से मेन मेडिकल स्टोर से लेके जाते हैं और वो हर पेशेंट को जो है वो, क्योंकि हमारी सिस्टर्स ने वो उनका एक मेंटेन किया होता है रजिस्टर, हर पेशेंट को बेड वाइज दवाई जो है वो वार्ड में दी जाती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लांडी हॉस्पिटल है, कितने बेडेड हॉस्पिटल है, और दूसरा ये कि यहाँ पे डाइट वगैरह का जो है प्रोसीजर वो बताइएगा थोड़ा तफसील के साथ। 220 बेडेड हॉस्पिटल है और इसमें जो है वो जो भी मरीज़ दाखिल होता है उसको जो है ना वो खाना जो है वो यहाँ से मतलब नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, इसके अलावा जो है वो शाम में जो है वो चाय, सुबह में भी ब्रेकफास्ट के साथ चाय, और कोई फ्रूट भी जो है वो जो मौसम के लिहाज से जो फ्रूट होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के पेशेंट जो है यहाँ की डाइट से मुतमईन है, और जैसे हर पेशेंट के साथ उनकी फैमिली मेंबर एक या दो तो होते ही हैं, हाँ। तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है, ये सिर्फ पेशेंट नहीं, हम जो खाना है वो सिर्फ पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, बाकी अटेंडेंट को जो है वो खाना हम प्रोवाइड नहीं करते, वो अपना खुद बंदोबस्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आज़म सुलैरी के तासुरात सुने। उन्होंने हॉस्पिटल के हवाले से, मरीज़ों के हवाले से, दवाइयों के हवाले से मुकम्मल तफसीलात से हमें आगाही दी, और यहाँ के जो मामलात थे, कुछ ख़राबियाँ भी होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, कुछ मसाइल भी होते हैं और कुछ मुश्किलात भी होती हैं, लेकिन बहैसियत मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनका काम है कि यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करना, यहाँ के मामलात पर काबू पाना और यहाँ मरीज़ों को वो तमाम चीज़ें सहूलियात देना जो उनको चाहिए होती हैं। किरण राजपूत, कैमरामैन अलवाज़ बारी के